जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने थोड़ी मुट्ठी भर जमी, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 का जो है रिवीजन करा रहा हूं दोस्तों। तो इस रिवीजन की कड़ी के अंदर ये मेरी वीडियो है जिसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं GK GS के अति महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न जो आपके यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के अंदर पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के वर्दी पहनने के सपने की जो आप लोगों ने यात्रा है उसके अंदर मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए दोस्तों। आप लोग को बहुत बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। इस वीडियो से आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अति महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपका आता है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों ज्योग्राफी का। क्या बोलता है दोस्तों सवाल बोलता है कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको क्या पृथक करता है। ठीक है, कई बार जो होता है ज्योग्राफी के अंदर चैनल्स के ऊपर सवाल आ जाता है। 8 डिग्री 9 डिग्री बहुत फेमस है। तो क्या यह भारत को श्रीलंका से अलग करता है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, या इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ये जो है लक्षद्वीप को मालदीव से क्या करता है दोस्तों? अलग करता है। तो याद रखिएगा जो 8 डिग्री चैनल है वो किसको डिवाइड करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से डिवाइड करता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है दोस्तों? आपका जो अगला सवाल है, आपका अगला सवाल जो है वो क्या बात करता है कि भैया मैकमोहन या जिसको मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के साथ, मतलब ये जो किन दो देशों के बीच में जो है ये रेखा पाई जाती है। ठीक है, कई बार जो होता है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स वगैरह पे भी सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो ये जो रेखा है किसके बीच में पाई जाती है, किन दो देशों के बीच में पाई जाती है? क्या ये रेखा जो है आपकी बांग्लादेश और भारत के बीच में पाई जाती है? क्या यह भारत और चीन के बीच में पाई जाती है? क्या भारत और म्यांमार के बीच में पाई जाती है, या फिर भारत और नेपाल के बीच में? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये पाई जाती है भारत और चीन के बीच में पाई जाती है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है और भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? मैकमोहन रेखा जो है आपकी चीन और भारत के बीच में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं जो है अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा करती है, यानी कि वो कौन सा राज्य है जो मैक्सिमम स्टेट के साथ अपनी जो है बाउंड्री टच करता है। ठीक है, क्या वो राज्य आपका मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़ है? तो आप लोगों ने आंसर देख ही लिया दोस्तों। इसका आंसर जो है वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ भारत के अंदर एक ऐसा राज्य है जो है 7 राज्यों से क्या टच करता है दोस्तों? बाउंड्री टच करता है। कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो कि भारत के अंदर अधिकतम राज्यों के साथ अपनी क्या टच करता है? सीमाएं टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ है, लेकिन अगर ऐसे आप लोगों से कोई पूछ ले कि भाई वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? वैसे तो उत्तर प्रदेश होगा। 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जिसके अंदर दिल्ली आता है। लेकिन अगर इस ऑप्शन के अंदर ये पूछ रहा है तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो क्या आपका? छत्तीसगढ़ है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म पेयर सबसे पूर्वी, ठीक है, और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? यानी कि सिंपल सा सवाल है कि भारत के अंदर सबसे पूर्वी राज्य कौन सा और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो हम लोग को पता है भैया, सबसे जो पूर्वी राज्य आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य क्या है आपका? वो आपका राजस्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हाँ, कई बार जो होता है कि देशांतर विस्तार भी पूछ देता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका सबसे पूर्वी भाग कितना है? 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। और सबसे पश्चिमी आपका राज्य क्या है? गुजरात है, जिसका 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। तो ये आपका जो है देशांतर विस्तार भी हो गया। अगला सवाल क्या है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। ये सवाल भी कई बार रिपीट हो चुका है।
कि उत्तर पूर्व के किस राज्य को, नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट को जो है मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। ठीक है, मोलेसिस बेसिन किसको बोला जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है, मिजोरम। मिजोरम को क्या बोला जाता है, मोलेसिस बेसिन बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि भैया यहाँ पर जो है मृदुल और असंगठित चट्टानें पाई जाती हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मोलेसिस बेसिन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा समय इस पर खर्च नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को और भी आप लोग को पढ़ाई वढ़ाई करनी है, तो कम समय में कोशिश करूंगा कि आप लोग को इंपॉर्टेंट सवाल करा दूं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है, इन चारों में से कौन सी ऐसी नदी जो केवल भारत से निकलती है। ठीक है, तो भैया एक एक करके डिस्कस करते हैं। सिंधु नदी तो भैया तिब्बत से निकलती है, सतलुज भी तिब्बत से निकलती है, उसके बाद में ब्रह्मपुत्रा भी तिब्बत से निकलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर है दोस्तों ब्यास। ठीक है, ब्यास नदी जो है वो भारत से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, रोहतांग दर्रे से निकलती है। ब्यास नदी का उद्गम भारत में कुल्लू मनाली आप लोगों ने जगह सुना होगा, उत्तरी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से होता है। जबकि जो है सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियाँ कहाँ से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, हर पेपर के अंदर एक नदी का सवाल तो पूछा ही पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयुक्त काल बैसाखी निम्नलिखित में से किसका स्थानीय नाम है, यानी काल बैसाखी किस स्थानीय नाम है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो ये आपका है नॉर्वेस्टर को क्या बोला जाता है, काल बैसाखी बोला जाता है। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्वेस्टर जो है बंगाल असम में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली क्या है, भयानक विनाशकारी वर्षायुक्त पवने हैं। ठीक है, इनकी कुख्यात प्रवृत्ति को स्थानीय नाम काल बैसाखी से समझा जाता है। ठीक है, जब ये चलती है दोस्तों तो बहुत ही मतलब आंधी तूफान वगैरह आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, काल बैसाखी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो मिट्टी है स्वतः जुताई के गुणों को प्रदर्शित करती है। इसको जोतने की जरूरत नहीं, खुद ही जुत जाती है। ठीक है ना, खुद इसके अंदर वो गुण पाए जाते हैं कि इसमें हल चलाने की जरूरत नहीं है, स्वयं इसकी जुताई हो जाती है। तो क्या आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है आपकी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी के अंदर वो गुण है कि अपना आप जो है इसको स्वतः जुताई हो जाती है। काली मिट्टी दक्कन के पठार का अधिकांश भाग, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को ढकती है। हमें पता कि काली मिट्टी जो है ज्वालामुखी उद्गम जो लावा होता है उसके जमने से बनी होती है। ठीक है, इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। ये मृदाएं रेंगुर मिट्टी, कपास मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, हाँ, और इसके अंदर कौन सी खेती अच्छी की जाती है दोस्तों, कपास की खेती अच्छी होती है, इसलिए इस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोला जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल जो है ये मैचिंग का सवाल है। ठीक है, तो मैचिंग का सवाल है, जैसे कि देखिए कि भाई कई बार बांध को राज्यों से मैच करने के लिए जाता है, तो चेरुथुनी बांध, इंदिरा सागर बांध, कृष्ण सागर बांध, मैत्तूर बांध। ठीक है, तो ये बताना है कि कौन से स्टेट्स के अंदर है। तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपका है चेरुथोनी बांध, तो ये कहाँ पर आपका केरला के अंदर है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के अंदर है। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटका के अंदर है। मैत्तूर बांध तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोलता है दोस्तों कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। भैया जो व्हाइट रेवोल्यूशन हमारे देश के अंदर हुआ था, जिसके अंदर दूध का खूब सारा उत्पादन किया गया था, तो जो है उसका जनक किसको बोला जाता है, तो उसका दोस्तों आंसर है आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बोला जाता है दोस्तों, जिन्होंने अमूल की स्थापना की थी। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में किसने राज्य विलय का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया था। ठीक है भाई, जो राज्यों का जो विलय करने की जो नीति थी, तो किसने शुरू किया था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने जो है राज्यों का विलय शुरू किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। उसके बाद में अगला सवाल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछता है, बोल रहा है कि ब्रिटिश द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था। ये आरोप लगाया था कि भाई ये राज्य का जो शासक है ठीक से शासन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो है अंग्रेजों ने उस शासक को हटा के स्वयं राजगद्दी हथिया ली। तो किस पे आरोप लगाया था, तो ये आपको लगाया था अवध के ऊपर। ठीक है, हाँ, अवध के नवाब जो नवाब वाजिद अली शाह थे उनको हटा दिया गया था। ठीक है, हाँ, कब हटाया गया था दोस्तों, 1856 के अंदर अवध राज्य को 1856 के अंदर हड़प लिया गया था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये सवाल भी कई बार रिपीटेड हो चुका है कि दामिनी को का संबंध निम्नलिखित में किससे है। दामिनी जो जमीन एक दी गई थी वो उसका संबंध किससे है, तो इसका आंसर है आपका दोस्तों बी, संथाल परगना से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि संथाली और पहाड़ी ये जनजातियाँ थी जिनको अंग्रेजों ने वहाँ पर बसाया था ताकि पहाड़ों को काट करके खेती करने लायक जमीन को बना सके। तो संथालों को जो जमीन दी गई थी उसको बोलते थे दामुने को, अंग्रेजों ने दी थी दोस्तों। अगला दोबारा ये मैचिंग का सवाल आ गया दोस्तों। ठीक है, कि भाई विद्रोह का केंद्र कहाँ पे था, बहादुर शाह द्वितीय ने कहाँ पर विद्रोह किया था, ब्रिटिश कादिर ने कहाँ किया था, वीर कुंवर सिंह ने कहाँ किया था, लियाकत अली ने कहाँ किया था। तो इसको एक बार देख लेते हो दोस्तों। तो सबसे पहले आपके आते बहादुर शाह द्वितीय ने कहा दिल्ली में। ठीक है, इनको हम लोगों ने अपना शासक बनाया था बहादुर शाह द्वितीय को।
उसके बाद में ब्रजेश कादिर जो थे लखनऊ के थे, वीर कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के थे, लियाकत अली कहाँ के थे आपके इलाहाबाद के थे। ठीक है, तो आंसर भी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 का जो है आपका सैनिक विद्रोह हुआ था, ये जिसको हम भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन बोलते हैं, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, हाँ, तो लॉर्ड कैनिंग जो था आपका भारत का गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा 1857, ठीक है, ये पहला 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये भारत में ब्रिटिश काउंसिल के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय भी यही था। ठीक है, हाँ, विद्रोह के बाद से जब अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी नीतियों को बदला तो गवर्नर जनरल की जगह उसने क्या बनाया, वायसराय बनाया। तो पहला वायसराय भी यही था और आखिरी गवर्नर जनरल भी यही था। ठीक है, तो सवाल इस तरह से भी कई बार पूछ दिया जाएगा। अगला सवाल आता भैया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने बनाई थी, किसने नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा भैया एनी बेसेंट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, एक और बंदा था जिसका नाम था भैया हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की। ठीक है, तो इन लोगों ने जो है मिल करके ये शुरू किया था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भैया महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को जो है लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। किसको भैया लोकहितवादी बोला जाता है। तो इसका आंसर है आपका गोपाल हरि देशमुख जी को जो है लोकहितवादी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो ये आपका शुरुआत किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने। ठीक है, इसने जो है बंगाल के विद्यार्थियों को इकट्ठा किया, उनके अंदर जो है देशभक्ति, राष्ट्र जो आपका नेशनलिज्म होता है उसको जगाया। ठीक है, इसने यंग बंगाल आंदोलन करके संस्था खोली थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत रिपीट, ये सवाल तो न जाने कितने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो भारत के राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग की रचना किसने की है। तो आपका आंसर है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की थी। ठीक है, और इसको पहली बार कहाँ गया था, 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में राष्ट्रगीत को पहली बार गाया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। हमें पता है कि बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था, फिर बाद में अंग्रेजों को अपनी गलती का एहसास हो गया और बंगाल का जो विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया। तो कौन से साल रद्द किया गया दोस्तों, तो आपको 1911 के अंदर क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, हाँ, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1905 में बंगाल को विभाजन करने वाला वायसराय कौन था। भैया कौन था जिसने जो है बंगाल का विभाजन किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में जो बंगाल को विभाजन किया गया था। ठीक है, बंगाल को दो भागों में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत रिपीट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये एग्जाम के अंदर आ सकता है क्योंकि गांधी जी से संबंधित सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो उन्होंने सत्याग्रह किया था, किन की समस्याओं के समाधान से संबंधित था। क्या कारण थे जिसकी वजह से गांधी जी जो है चंपारण के अंदर गए थे सत्याग्रह करने के लिए। ठीक है, बिहार के नील उत्पादक किसान के लिए गए थे, बिहार की कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए गए थे, बिहार के बुनकरों के लिए गए थे, या फिर बिहार के कपास उत्पादक किसान के लिए गए थे। तो हमें पता है दोस्तों कि चंपारण जो नील खेती के खिलाफ की गई आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिहार के नील उत्पादक किसानों के लिए गए थे। ठीक है, हाँ, और ये आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया गया था आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये सवाल कि निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंध था। निम्नलिखित में से वो कौन से लोग थे जिनका संबंध जो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से था। तो हम लोग को पता है दोस्तों कि ये क्रांतिकारियों का एक संगठन था। ठीक है, गरम दल का, जिसके अंदर भगत सिंह जी थे। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। चंद्रशेखर आज़ाद ने वर्ष 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की क्या की थी दोस्तों, स्थापना की थी। कौन कौन से इसके नेता थे, भगत सिंह जी थे, विजय कुमार सिन्हा जी थे, शिव वर्मा जी थे, जयदेव कपूर थे, भगवती चरण बोहरा जी थे, सुखदेव जी थे। ये तमाम लोग जो थे इस संगठन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड। चोरी चोरा की घटना किसके स्थगन से संबंध था। भैया किस आंदोलन की वजह से जो है चोरी चोरा घटना हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ये आपका आंसर है असहयोग आंदोलन। हम लोग को पता है कि भैया अंग्रेजों ने जो है रॉलेट एक्ट लेके आए थे, जिसके विरोध में गांधी जी ने भारत के अंदर असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था। लेकिन चोरी चोरा घटना की वजह से जो दोस्तों असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया गया, वापस ले लिया गया। क्योंकि चोरी चोरी घटना जो है यूपी के अंदर ही, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ, देख लेते एक बार। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को घोषणा की कि अगर 7 दिनों के भीतर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए गए, प्रेस पर से सरकार ने नियंत्रण समाप्त नहीं किया, तो वे करों की अदायगी रोकने समेत बारदोली में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे।
परंतु इसी समय चोरी चोरी कांड हो गया, जिसके कारण जो है गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। ठीक है, क्योंकि गांधी जी जो थे वो हिंसा के सख्त खिलाफ थे और चोरी चोरी घटना के अंदर जो है ब्रिटिश सेना और भारतीय आंदोलनकारियों के बीच में झड़प वो हो गई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में झड़प हो गई थी। अगला सवाल देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? जो उपराष्ट्रपति होता है वो कहाँ का सभापति होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों ये आपका राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि उस समय राज्यसभा के सभापति कौन है या भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। तो संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित है? संविधान के संशोधन कई बार पूछे जाते हैं, तो इसमें पूछा गया कि भाई आर्टिकल 76 किस पदाधिकारी, किस ऑफिसर्स या किस पद के अधिकारी से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो इससे संबंधित है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो संसदीय शब्दावली में शून्यकाल, जिसको हम लोग 0R बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? किस चीज़ से संबंधित होता है ये? ठीक है, तो 0R का जो संबंध होता है वो होता है आपका प्रश्न उत्तर काल। आप लोगों ने कई बार जो है संसद टीवी पे देखा होगा कि सांसद जो है मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, फिर उसके उत्तर दिए जाते हैं। तो वो तमाम घटनाएं कब होती हैं? वो तमाम घटनाएं जो होती हैं आपकी 0R क्वेश्चन आंसर आवर में होती है। लोकसभा में प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है शून्यकाल कहलाती है। इस अवधि में सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठा सकते हैं। साथ ही शून्यकाल का उल्लेख संसद के प्रक्रिया संबंधों में नहीं है। ठीक है, भारत की स्वयं की खोज है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषय उपबंध है? अनुसूचियां भी कई बार पूछी जाती है। ठीक है, तो बताना कि कौन सी अनुसूची के अंदर दल बदल, ठीक है, वो रखा गया इस बात को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10वीं अनुसूची के अंदर। ठीक है, 10वीं अनुसूची के अंदर रखा गया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों। और 10वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया था? तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो है 10वीं अनुसूची को संविधान में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, इसके अंदर दल बदल को रोकने की बात की गई है। ठीक है, हाँ। उसके बाद में अगला सवाल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जो आपका 9th अनुसूची है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत संविधान के अंदर जोड़ी गई थी? ठीक है, क्या इसको तीसरे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, चौथे संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, या पहले संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, छठे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका पहला ही जो संविधान संशोधन अधिनियम कराया गया था उसके तहत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसको पहला संविधान संशोधन कब कराया गया था, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ये था दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इनमें से कुछ भी सवाल जो है पूछा जा सकता है, तो आप लोग जो है बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए दोस्तों। और भी मैं कई सारे वीडियोज़ लेके आऊँगा रिविज़न के, तो बस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी तरह से तैयारी